नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं यौगिक। हम शुद्ध पदार्थों के बारे में पढ़ रहे थे। शुद्ध पदार्थों को दो भागों में बांटा गया है, तत्व और यौगिक। तत्व के बारे में हम पढ़ चुके हैं, धातु, अधातु और उपधातु के रूप में हम उसको डिवाइड कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे यौगिक के बारे में। यौगिक जब दो या दो से अधिक परमाणुओं को परस्पर एक दूसरे के साथ किसी निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो उससे यौगिक का निर्माण होता है। भौतिक विधियों के द्वारा यौगिक में उपस्थित परमाणुओं को पृथक करना असंभव है, लेकिन रासायनिक विधियों के द्वारा यह संभव होता है। यानी कि जब भी दो या दो से अधिक परमाणु आपस में एक दूसरे के साथ में मिलते हैं, मिलने के लिए कंडीशन होनी चाहिए कि वो कैसे मिलेंगे। एक निश्चित अनुपात में अगर एक दूसरे से मिलते हैं तो उनके मिलने से जो नया पदार्थ बनता है वो नया पदार्थ क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। दो या दो से अधिक परमाणु जब आपस में जुड़ते हैं, वो चाहे एक प्रकार के परमाणु हो या अलग अलग प्रकार के परमाणु हो, उनके जुड़ने से जब नए किसी निश्चित अनुपात में उनके जुड़ते हैं तो उनसे मिलकर जो नया पदार्थ बनेगा वो पदार्थ कहलाता है यौगिक, जिसे भौतिक विधियों के द्वारा पृथक करना संभव नहीं होता है। यानी कि अगर हम उसके पार्ट्स को, उनके पार्टिकल्स जिनसे वो मिलकर बनाए हैं, उन्हें तोड़ना चाहें, उन्हें अलग करना चाहे तो भौतिक विधियों से संभव नहीं है, लेकिन रासायनिक विधियों के द्वारा उन्हें अलग किया जा सकता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें यौगिक के उदाहरण CO2, H2O, NH3, C6H12O6 आदि, तो ये सभी अपने आप में क्या है? यौगिक है। जैसे यहाँ इसको हम H2O यानी वाटर के एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, या फिर CO2 के एग्जाम्पल से मैं इसको समझा सकती हूँ। चलिए देखिए, हम जिसे बात कर लेते हैं CO2। CO2 के बारे में आप जानते हैं, CO2 किसका फॉर्मूला होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का, जो कि एक प्रकार की गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 की अगर मैं बात करूँ तो CO2 एक अणु है, क्योंकि उसमें एक से ज़्यादा परमाणु उपस्थित हैं, जिसका निर्माण, जिसको बनाने के लिए एक कार्बन परमाणु और 2 ऑक्सीजन परमाणुओं की आवश्यकता होती है। ये सब परमाणु हैं, ये कार्बन परमाणु हैं, ये ऑक्सीजन का परमाणु है, ये भी ऑक्सीजन परमाणु है। तो यहाँ पे एक खास बात क्या है कि जब भी एक कार्बन परमाणु और 2 ऑक्सीजन परमाणु, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है, जो अनुपात है, वो कितना होना चाहिए? 1:2। जब भी कार्बन और ऑक्सीजन 1:2 के अनुपात में जुड़ते हैं तो उनके जुड़ने से क्या बनता है? CO2 बनता है। तो यहाँ पे निश्चित अनुपात में कार्बन और ऑक्सीजन एक दूसरे से मिल रहे हैं, इसीलिए जो बनने वाला मिश्रण है, वो मिश्रण जो बनने वाला नया पदार्थ है, वो पदार्थ अपने आप में क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। तो यौगिक जो होते हैं उनमें 2 या 2 से अधिक परमाणु एक निश्चित अनुपात में जुड़ते हैं। तो यहाँ जो जरूरी कंडीशन है वो क्या होती है कि जो निश्चित अनुपात है वो आवश्यक होना चाहिए, एक फिक्स रेशियो में ही मिलने चाहिए। जैसे अगर हम बात करें H2O की, तो H2O को बनाने के लिए अगर मैं बात करूं, इसकी जो प्रॉपर रिएक्शन है वो इस तरीके से हो सकती है। H2O H2+O2, या इसको मैं इस तरीके से लिखती हूँ कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसें को जब आपस में मिलाते हैं तो उनसे मिलकर किसका निर्माण होता है? जल का निर्माण होता है। दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? जल बना रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन भी एक प्रकार की क्या है? गैस है, जबकि इन दोनों से मिलकर बना नया पदार्थ H2O, ये कैसी अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में, जो कि जल का फॉर्मूला है H2O।
ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो यहाँ अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि यौगिक के निर्माण के लिए निश्चित संख्या में परमाणुओं की आवश्यकता होती है और उनके मिलने से जो नया यौगिक बनता है वो नया यौगिक कैसा कहलाएगा? एक निश्चित अनुपात वाला यौगिक होता है। जैसे कि यहाँ जल का निर्माण हो रहा है और इसे यौगिक कहते हैं। ये जो नया पदार्थ बन रहा है इसी को हम क्या कह देते हैं? यौगिक कहते हैं। यौगिक कुछ सामान्य विधियाँ जो हैं होती हैं हाथ से बीनना, छानना, फटकारना, पानी से धोना, निथारना, क्रिस्टलीकरण। सामान्य विधियों के द्वारा इनको अलग करना, यौगिक को सेपरेट करना, बांटना संभव नहीं होता, लेकिन रासायनिक विधियों से इनको अलग किया जा सकता है। जैसे अगर H2O में इलेक्ट्रोलाइसिस यानी कि विद्युत अपघटन विधि कराई जाए तो H2O जो है वो वापस टूट जाता है H2 और O2 के रूप में, यानी हाइड्रोजन गैस अलग हो जाती है और ऑक्सीजन गैस क्या हो जाती है? अलग हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हमने बात करी कि यौगिक जो होते हैं वो निश्चित अनुपात में जुड़ते हैं और भौतिक प्रक्रियाओं से उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यौगिक के अंतर्गत बनने वाले नए पदार्थ जो है उसके गुणधर्म अपने मूल पदार्थों से, संगठक पदार्थों से क्या होते हैं? अलग होते हैं। जैसे हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, लेकिन H2O क्या है? द्रव है। उसी तरीके से अगर हम रासायनिक आधार पर बात करें तो हाइड्रोजन आग को जलाने में सहायक होती है। आग जलाने में या किसी भी वस्तुओं को बर्न करने में, उन्हें जलाने में सहायक होती है। दहन का जो प्रोसेस होता है, दहन, उसमें क्या होती है? सहायक होती है। ऑक्सीजन गैस भी दहन के लिए क्या होती है? जरूरी होती है। उसका होना बहुत ज़रूरी है। बिना ऑक्सीजन वस्तुएं जलती भी नहीं हैं। लेकिन इन दोनों से मिलकर जो बन रहा है जल, वो आग को शांत या ठंडा कर देता है, यानी कि बुझा देता है। आग को ठंडा कर देता है। तो इस तरीके से ये जो नया पदार्थ बन रहा है इसके गुण अपने पैतृक जो पदार्थ हैं जिनसे बना है उनसे बिल्कुल ही क्या होते हैं? अलग होते हैं। यौगिकों के विभाजन की अगर हम बात करें तो यौगिकों को भी सामान्य रूप से दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। जो हमने बात करी थी कि यौगिक जो है वो दो तरीके के हो सकते हैं, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। यौगिक या कंपाउंड्स जो हैं उनको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दो भागों में बांटा जा सकता है। कार्बनिक यौगिक जो होते हैं ऐसे पदार्थ होते हैं, जनरली स्टार्टिंग में जब विभाजन किया गया था तो इस आधार पर किया गया था कि जिन पदार्थों में कार्बन उपस्थित होता है मुख्य पदार्थ के रूप में वो कार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं, और उसके अलावा जो है अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम जनरल इस तरीके से विभाजित करते हैं। तो इस तरीके से रासायनिक आधार पे पदार्थों को शुद्ध पदार्थ के रूप में हमने पढ़ा। अब हम बात करते हैं मिश्रण की। मिश्रण या मिक्सचर्स क्या होते हैं? मिश्रण जब दो या दो से अधिक पदार्थ को परस्पर एक दूसरे के साथ किसी भी अनुपात में, यानी कि एक अनिश्चित अनुपात में, यहाँ हम बात कर रहे हैं अनिश्चित अनुपात की, यानी कि कोई फिक्स रेशियो नहीं है, अनिश्चित रूप में है, बिना किसी अनुपात में के हम उनको मिला रहे हैं। तो जब भी पदार्थों को एक दूसरे के साथ अनिश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, भौतिक रूप से उनको हम मिलाते हैं, तो उनसे जो नए पदार्थ बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? मिश्रण कहलाते हैं। यानी कि दो पदार्थों को हमने एक दूसरे के साथ मिलाया, लेकिन मिलाया किस तरीके से? केवल भौतिक रूप से मिलाया है। वो एक दूसरे में सिर्फ ऊपरी तौर पर मिक्स हुए हैं, रासायनिक रूप से वो एक दूसरे में मिलते नहीं हैं।
तो ऐसे पदार्थ अपने आप में क्या कहलाते हैं? मिश्रण कहलाते हैं। मिश्रण भी दो तरीके का हो सकता है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण जिसे हम होमोजीनस मिक्सचर भी कहते हैं। इंग्लिश की टर्म्स भी हमारे लिए कुछ इम्पॉर्टेंट हैं। होमोजीनियस मिक्सचर और विषमांगी मिश्रण जिन्हें हम कहते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर। यानी दो तरीके के मिश्रण हमारे पास होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण पहले हम बात कर लेते हैं समांगी मिश्रण की। वे मिश्रण जिनमें उपस्थित घटक पूर्ण रूप से मिश्रणीय हो यानी कि आसानी से एक दूसरे के साथ क्या हो जाए? मिल जाए, एक दूसरे में मिक्स हो जाए, तथा मिश्रण के प्रत्येक भाग में घटकों का रासायनिक संगठन एक समान हो तथा बाहर से देखने पर केवल एक ही प्रावस्था दिखाई दे, उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। यानी कि हमने दो पदार्थों को एक दूसरे के साथ मिलाया, लेकिन दोनों को मिलाने के बाद में वो दोनों पदार्थ एक दूसरे के साथ इस तरीके से मिल जाते हैं कि बाद में केवल एक ही पदार्थ या एक ही प्रावस्था दिखाई देती है हम दो में से। तो इस तरीके के मिश्रण को समांगी मिश्रण कहा जाता है। और साथ ही उस समांगी मिश्रण के प्रत्येक भाग में, मिश्रण का जो पूरा भाग है उस प्रत्येक भाग में घटक जो होते हैं, उनके जो पार्टिकल्स हैं, जो कण हैं, वो रासायनिक रूप से, रासायनिक संगठन समान होता है, यानी समान रूप से पूरे भाग में फैले हुए रहते हैं। जैसे इसको हम उदाहरण से समझें तो यहाँ हम उदाहरण देख सकते हैं, जैसे कि वायु का मिश्रण एक समांगी मिश्रण है। वायु अपने आप में, एयर जो है, गैसों का, विभिन्न गैसों का मिश्रण होती है, वो एक समांगी मिश्रण है। नमक और जल का मिश्रण, चीनी और जल का मिश्रण आदि, इसको हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। नमक तथा जल का अगर हम मिश्रण बनाएं पानी में, मान लीजिए हमने एक गिलास पानी लिया है और उस एक गिलास पानी में हमने नमक की कुछ मात्रा डाली है। कुछ मात्रा में हम इसमें क्या डाल रहे हैं? नमक डाल रहे हैं, और ये हमने लिया हुआ है एक गिलास पानी। तो नमक और पानी को जब हम ऐड करते हैं तो स्टार्टिंग में हमें नमक दिख रहा है जब हम उसमें ऐड कर रहे हैं, लेकिन उसको जब हम हिलाते हैं, स्टीयर करते हैं, तो हिलाने के बाद जब उसको पूरे तरीके से मिला देते हैं, तो मिलने के बाद जो नया मिश्रण बनेगा, उस नए मिश्रण में हमें केवल, यहाँ हम नमक डाल रहे हैं, जो नया मिश्रण बनेगा उस नए मिश्रण में हमें केवल क्या दिखाई दे रहा है? पानी ही दिखाई दे रहा है। उसमें हमें नमक के कण दिखना बंद हो जाते हैं, यानी कि केवल एक ही प्रावस्था दिखाई दे रही है, एक ही तरीके के कण दिखाई दे रहे हैं। दूसरे तरीके के कण जो हैं वो पूर्ण रूप से क्या हो चुके हैं? गायब हो चुके हैं एक दूसरे से। उसका रीज़न क्या है कि जब नमक और पानी को आपस में मिलाते हैं तो दोनों पूर्ण रूप से एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं? मिश्रित हो जाते हैं, अच्छे से एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। पानी के जो पार्टिकल्स हैं, जो कण हैं, उनके मध्य के स्थान को नमक के कण घेर लेते हैं, जिसकी वजह से दोनों के मिलने के बाद में हमें जो नया मिश्रण दिखाई देता है उसमें केवल एक ही तरीके के कण दिखाई दे रहे हैं, वो भी किसके? पानी के। इसीलिए केवल क्या दिखाई देगा? जल दिखाई देगा। ठीक है। उसी के साथ हम रासायनिक संगठन की अगर हम बात करें तो इस एक ही प्रावस्था में एक्चुअल में जो इसकी रासायनिक अंदर की संरचना है वो इस तरीके की हो जाती है कि इसमें नमक के कण या जो भी दो मिश्रण हैं उनके कण एक दूसरे के साथ पूर्ण रूप से व्यवस्थित तरीके से जमा हो जाते हैं और उनका रासायनिक संगठन जो है वो एक समान होता है पूरे मिश्रण में। आप किसी भी एक भाग को उठा के देख लो, उस एक भाग में कणों की संख्या और उनकी स्थिति कैसी होगी? समान होती है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि कण जो हैं वो पूरे ही मिश्रण में एक समान रूप से क्या हो चुके हैं? व्यवस्थित हो चुके हैं। किसी भी एक हिस्से को
या किसी अलग हिस्से को, ऊपर का हिस्सा देख लो, नीचे का या बीच के किसी भी भाग को आप ले लें, तो उन सभी भागों में जो स्वाद है उस पानी का या जो व्यवस्था है वो क्या है, पूर्ण रूप से एक समान है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि रासायनिक संगठन कैसा होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। रासायनिक संगठन में कोई डिफरेंस नहीं आता है, हर एक एरिया में, हर एक हिस्से में रासायनिक संगठन क्या मिलेगा, समान मिलेगा, एक समान रासायनिक संगठन होता है। ऐसे मिश्रण अपने आप में क्या कहलाते हैं, समांगी मिश्रण कहलाते हैं। यानी कि जहाँ दोनों पदार्थ एक दूसरे में पूर्ण रूप से घुल जाते हैं, पूर्ण रूप से मिल जाते हैं, ये मिश्रण क्या कहलाएंगे, समांगी मिश्रण कहलाते हैं। ठीक है, इसी तरीके का मिश्रण होता है चीनी और पानी का भी, जिसको हम शरबत कहते हैं। शरबत जो बनता है हमारे पास वो भी समांगी मिश्रण होता है। दूसरे होते हैं विषमांगी मिश्रण। ऐसे मिश्रण जिनमें उपस्थित घटक, यानी जो पदार्थ हम मिला रहे हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं कि उनमें उपस्थित घटक एक दूसरे में पूर्ण रूप से मिश्रणीय नहीं होते और मिश्रण के प्रत्येक भाग में घटकों का रासायनिक संगठन क्या हो, असमान हो। यानी कि रासायनिक संगठन एक समान नहीं होता तथा बाहर से देखने पर एक से अधिक प्रावस्थाएं दिखाई देती हैं, अलग अलग प्रावस्थाएं दिखाई देंगी। ऐसे मिश्रण क्या कहलाते हैं, विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। जैसे जल तथा तेल का मिश्रण, दाल तथा चीनी का मिश्रण। इसके अलावा भी बहुत सारे मिश्रण हमारे पास हैं, जैसे अगर हम नमक और चीनी दोनों को मिला दें तो नमक और चीनी का मिश्रण जो है वो भी कैसा है, विषमांगी मिश्रण है। तो यहाँ हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, उदाहरण के द्वारा। नमक में हम जल और तेल का एग्जाम्पल लेते हैं जैसे, ठीक है। हमने एक गिलास पानी लिया है, जल लिया है, और इसमें हम क्या डाल रहे हैं, तेल की कुछ बूंदें डालते हैं। तो जैसे ही हम जल में तेल को मिलाते हैं तो तेल को डालने पर तेल इसकी सतह पर क्या होगा, जमा हो जाता है। तेल ऊपर, चिकनाई जो है वो ऊपर की तरफ पानी पे क्या हो जाती है, जमा हो जाती है। इसको अगर हम हिलाएंगे भी तो थोड़ी देर हिलाने पर वो पूरे बल्क में हो सकता है फैल जाए, लेकिन एक निश्चित स्थान पे एक गोले के रूप में, छोटे छोटे बूंदों के रूप में ये पानी से अलग थलग रहते हैं, और लास्ट में सारा का सारा तेल जो है वो जल की सतह पे, ऊपरी सतह पे क्या हो जाता है, जमा हो जाता है, जिसकी वजह से हमें आसानी से इस मिश्रण में मिलाने के बाद भी कुछ देर रख दें अगर हम इसको, तो इस मिश्रण में हमें दो सतह दिखाई देती हैं, जिनमें से एक सतह जल की, एक सतह किसकी होती है, जल की होती है, और एक सतह किसकी बन जाती है, तेल की बन जाती है। तो दो अलग अलग सतह साफ दिखाई देती हैं। तो ऐसे मिश्रण जिनमें कि मिले हुए पदार्थ या मिश्रणीय पदार्थ पूर्ण रूप से एक दूसरे के साथ नहीं मिलते हैं, और उनमें जो नया पदार्थ बन के आ रहा है, जो नया मिश्रण बन के आ रहा है, उस मिश्रण में दोनों की प्रावस्थाएं अलग अलग दिखाई देती हैं। यानी कि दोनों की तो डिफरेंट लेयर्स दिखाई दे रही हैं। बाहर से देख के ही हम बता सकते हैं कि ये तेल है और ये पानी है। तो अलग अलग प्रावस्थाएं यहाँ पे अगर पाई जा रही हैं, अलग अलग लेयर्स बन रही हैं उनकी, ऐसे मिश्रण को नाम दिया जाता है विषमांगी मिश्रण। तो जल और तेल का मिश्रण जो है वो कैसा मिश्रण हो गया, विषमांगी मिश्रण। ठीक है। इनका रासायनिक संगठन भी एक समान नहीं होता है, इनका रासायनिक संगठन भी कैसा होता है, असमान होता है। यहाँ अगर हम बात करें तो इस मिश्रण में नीचे की सतह पर तेल की मात्रा उपस्थित नहीं है, या अगर होती भी है तो बहुत ही कम होते हैं, जबकि ऊपरी सतह पर तेल जो है वो बहुत अधिक मात्रा में क्या हो चुका है, जमा हो चुका है। तो कुछ हिस्से में, कुछ हिस्सा ऐसा भी है जहाँ तेल की मात्रा कम है या नहीं है, जबकि कुछ हिस्सा ऐसा है जहाँ तेल की मात्रा बहुत अधिक है। तो अलग अलग भाग में, अलग अलग हिस्से में, मिश्रण के अलग अलग पार्ट्स में जो मिश्रणीय पदार्थों की मात्रा है वो क्या है, अलग अलग है। यानी कि रासायनिक संगठन जो है वो इसका एक समान नहीं है, बल्कि असमान होता है। तो विषमांगी मिश्रण जो होते हैं उनमें असमान रासायनिक संगठन पाया जाता है।
उसी तरीके से अगर हम बात करें कि अगर हमने नमक और उसमें किसको मिलाया है, चीनी को मिलाया है, या दाल और चीनी को मिलाया है, तो दाल और चीनी को हमने मिला तो दिया, लेकिन वो केवल भौतिक रूप से मिले हैं। आसानी से जो साधारण भौतिक प्रक्रम होते हैं, जैसे हाथ से बीनकर हम दाल के दानों को चीनी के दानों से अलग कर सकते हैं, और उसमें हमें साफ दिखाई देता है कि ये दाल के दाने हैं और ये चीनी के, यानी कि दोनों की प्रावस्थाएं अलग अलग दिखाई देती हैं। तो जनरली जो मिश्रण होते हैं उन्हें सामान्य भौतिक प्रक्रम जो होते हैं या फिर रासायनिक प्रक्रम जो होते हैं उनके द्वारा दोनों ही तरीके के मिश्रणों को क्या किया जा सकता है, अपने कणों में विभाजित किया जा सकता है, यानी कि उन्हें हम वापस से पहले जैसा बना सकते हैं। यहाँ कुछ पदार्थ दिए हुए हैं जिनमें से हमें छांटना है। निम्नलिखित को शुद्ध पदार्थ और मिश्रण में वर्गीकृत कीजिए। आपको पदार्थ दिए हुए हैं और आपको छांटना है कि इनमें से कौन से शुद्ध पदार्थ हैं और कौन से मिश्रण हैं। ग्रेफाइट, दूध, ग्लूकोज, पीतल, तांबा, शरबत, आइसक्रीम, ऑक्सीजन, वायु, 24 कैरेट गोल्ड, ये सब हमें क्या है, इनमें से पहचानना है कि कौन से शुद्ध पदार्थ है और कौन से मिश्रण हैं। शुद्ध पदार्थ हमारे कौन से होते हैं? ऐसे पदार्थ जिनका कि रासायनिक संगठन एक समान हो और जिन्हें और अधिक छोटे भागों में अपघटित ना किया जा सके, वो हमारे कहलाते हैं शुद्ध पदार्थ। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है? एक अधातु है, कार्बन का रूप है, अधातु है, और अधातु, धातु, उपधातु ये सब क्या होती हैं? तत्व की श्रेणी में आती हैं, और तत्व खुद क्या है? एक शुद्ध पदार्थ है। तो ग्रेफाइट कार्बन का एक रूप है जिसे और अधिक छोटे भागों में अपघटित नहीं किया जा सकता, इसीलिए कौन से पदार्थ में आएगा? शुद्ध पदार्थ में। दूध, दूध जो है वो विभिन्न पदार्थों का क्या होता है? मिश्रण होता है, क्योंकि उसमें फैट भी है, उसमें कैल्शियम, मिनरल्स, इसके अलावा पानी और भी बहुत सारे प्रोटीन है और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स उपस्थित होते हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि दूध जो है वो एक प्रकार का क्या है? मिश्रण है। ग्लूकोज की अगर हम बात करें तो ग्लूकोज का एक निश्चित फार्मूला होता है, और जिनके भी रासायनिक सूत्र जो हैं वो पाए जाते हैं, जिनका रासायनिक सूत्र निश्चित होते हैं, वो सब यौगिक होते हैं, और यौगिक को हम किस में रखते हैं? शुद्ध पदार्थों में रखते हैं। तो ग्लूकोज भी क्या है? शुद्ध पदार्थ है। पीतल ये एक धातु है, तांबा भी धातु है, तो ये सब भी क्या है? पीतल जो है एक मिश्र धातु है। मिश्र धातु का मतलब मिक्सचर है, एक मिश्रण है जिसमें दो धातुओं को मिलाया जाता है और दोनों धातुएं एक दूसरे के साथ पूर्ण रूप से मिक्स हो जाती हैं, तो एक समांगी मिश्रण बनता है, पर फिर भी ये क्या है? एक मिश्रण ही है। तो पीतल एक मिश्रण है, जबकि तांबा जो है वो क्या है? एक शुद्ध पदार्थ है। शरबत मिश्रण है, आइसक्रीम मिश्रण है, बहुत सारे छोटे छोटे तत्वों से या पदार्थों से मिलकर बनी हुई है। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन अपने आप में एक तत्व है, और तत्व क्या होते हैं? शुद्ध होते हैं, तो ऑक्सीजन एक शुद्ध पदार्थ है। वायु भी मिश्रण है। 24 कैरेट गोल्ड, 24 कैरेट गोल्ड का मतलब उसमें ओनली क्या उपस्थित है? गोल्ड ही उपस्थित है, उसके अलावा कोई मिश्रित धातु नहीं है। तो 24 कैरेट गोल्ड भी अपने आप में क्या है? एक शुद्ध पदार्थ है। पूर्ण रूप से जब शुद्ध अवस्था होती है गोल्ड की, उसे कहा जाता है 24 कैरेट। इसी तरीके से यहाँ हम बात करें, एक और क्वेश्चन है, निम्नलिखित को तत्व, यौगिक और मिश्रण में वर्गीकृत कीजिए। आपको इनको तत्व, यौगिक और मिश्रण में बांटना है। संगमरमर, चीनी, नमक, सीमेंट, वायु, कोल्ड ड्रिंक, टूथपेस्ट, पारा, एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन, सोडियम आदि। तत्व, यौगिक और मिश्रण तीनों में क्या डिफरेंस है? तत्व जो होते हैं उसमें एक ही प्रकार के कण होने चाहिए, कोई दूसरा पदार्थ नहीं होना चाहिए। यौगिकों में एक से अधिक प्रकार के परमाणु हो सकते हैं, लेकिन एक निश्चित अनुपात में होने चाहिए, और मिश्रण में एक से अधिक प्रकार के परमाणु लेकिन कोई भी अनुपात यानी कि अनिश्चित अनुपात में होने चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं तत्व की। तत्व कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे पारा तत्व है, एल्यूमिनियम तत्व है, हाइड्रोजन तत्व है और सोडियम, ये चारों अपने आप में क्या हैं? तत्व हैं। यौगिकों की अगर हम बात करें तो संगमरमर एक निश्चित फॉर्मूला होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट जो है, तो ये एक यौगिक है। चीनी C12H22O11, इसका निश्चित फॉर्मूला होता है। नमक NaCl निश्चित फॉर्मूला है, एक निश्चित रासायनिक सूत्र है, तो एक इसमें आएंगे, यौगिक में आएंगे। निश्चित रासायनिक सूत्र होने का मतलब कि उनके मध्य रासायनिक अनुपात जो है वो कैसा है? निश्चित है। अब बचते हैं सीमेंट। सीमेंट एक मिश्रण है, वायु मिश्रण है, कोल्ड ड्रिंक्स मिश्रण होती हैं, और टूथपेस्ट भी क्या है?
मिश्रण हैं। तो ये सभी पदार्थ कुछ अलग अलग पदार्थों अलग अलग प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं, इसीलिए किसकी श्रेणी में आएंगे? मिश्रण की श्रेणी में। ठीक है, इस तरीके से हमारा मिश्रण जो है वो होता है समाप्त।